हाय बच्चों, अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। देखो यार, आज का सेशन जो है ना, ये तुम्हारा सिलेबस का क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, यूक्लिड ज्योमेट्री। यार यूक्लिड ज्योमेट्री जैसे इसके नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बेसिकली हम ज्योमेट्री का वो पार्ट पढ़ेंगे जो यूक्लिड के द्वारा दिया गया है। यार मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी भरी पड़ी है इसमें, है ना। और एग्जाम पर्पस से देखा जाए ना तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। हो सकता है तुम्हारे सिलेबस में इस साल लिया भी जाए या ना लिया जाए। वैसे लास्ट प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर्स को हटा दिया गया था सिलेबस से, बट स्टिल हो सकता है कि इस साल ले लिया जाए तुम्हारे सिलेबस में, हो सकता है छोड़ दिया जाए। पर बच्चों पढ़ना जरूरी है इस चैप्टर को, क्योंकि यार मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन मैथ्स में डील कर रहे हैं और मैथ्स की हिस्ट्री ही नहीं पता हो तो फिर क्या फायदा पढ़ने का, है ना। भले ही ये एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट हो चैप्टर ना या ना हो, मेरे प्यारे बच्चे हम इसको पढ़ेंगे जरूर। हम अपने मैथमेटिक्स की जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है उसकी हिस्ट्री जानेंगे, इतिहास जानेंगे। इसमें इतनी थ्योरी है ना बेटा कि तुम्हें पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर हम बेसिकली मैथ्स में मैथ्स छोड़ के बाकी सब पढ़ रहे हैं। मैथ्स में हम हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, मैथ्स में हम इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, मैथ्स में हम सारे अदर सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। मैथमेटिकल व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ मैथमेटिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा इतिहास बता दूं। यार होता क्या था कि जो पुराने सिविलाइजेशंस होते थे ना, पुराना जमाना जैसे अपन बोलते थे पुराने जमाने में, तो पुराने जमाने में बहुत सारे सिविलाइजेशंस में क्या होता था ना कि वो अनजाने में अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालते थे। जैसे अपन के पास कोई प्रॉब्लम आए तो अपन क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं ना, जुगाड़ का काम कर लो। तो ऐसे ही क्या होता था कि जब पुरानी सिविलाइजेशंस थी, मान के चलो, तो उनकी फील्ड्स वगैरह में पानी भर जाता था। जब बहुत ज़्यादा जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लोन हो जाती थी, फ्लड्स आ जाते थे, तो उनकी फील्ड्स में पानी भर गया। अब उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाला, कुछ जुगाड़ लगाई। अब बंदों को सल्यूशन निकाल लिया, उन सब ने सॉल्यूशन निकाल लिया, उन्होंने फेंसिंग कर ली, उन्होंने बाउंड्रीज बना ली, बहुत चीजें करी, पर उनको ये नहीं पता था कि वो एक्सीडेंटली जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, जो वो तिगड़म या जो जुगाड़ बिदा रहे हैं वो लोग, बच्चों इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। वो ज्योमेट्री पे ही काम कर रहे थे, बस बेचारों को पता नहीं था कि वो ज्योमेट्री की ही यूज कर रहे हैं। जैसे आपको आज मैं नंबर सिस्टम सिखाता हूं, मैंने पॉलिनोमियल सिखाया, मैंने कैसे सिखाया भैया, मैंने एनसीईआरटी की बुक उठाई, मुझे रिटन चीजें मिली, मैंने उसको पढ़ा, तुम लोग को समझाया। तुम लोगों के पास भी बुक्स है, तुम लोगों के पास लेक्चर्स हैं सर के, तुम लोगों के पास जीशान सर हैं समझाने के लिए, तुम लोगों के पास सारी चीजें इकट्ठा हैं, तुम लोगों के पास पेन कॉपी है, हर एक रिसोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है ना। क्लियर बात है। लेकिन उनका सोचो बच्चों, जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे, जो पुराने सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे, उनके पास जो चीजें वो डिस्कवर कर रहे थे एक्सीडेंटली ही सही, ज्योमेट्री से रिलेटेड, मेरे प्यारे बच्चे, वो ना ही उसको लिख पा रहे थे, ना ही वो अपने आगे आने वाली जेनरेशन के लिए उन सारे कॉन्सेप्ट्स को सेव कर पा रहे थे, ना ही उनको बचा पा रहे थे कि भैया सारे कॉन्सेप्ट्स जो वो ज्योमेट्री के एक्सीडेंटली ही सही यूज कर रहे हैं उनको रख सकें, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को वो लिख सकें। लिखते ही नहीं थे, और जो इक्का दुक्का लोग लिखते भी थे, रखते भी थे, तो बच्चों उनकी बुक्स वगैरह या उनके कलेक्शंस खो जाते थे। मतलब वो जितना कुछ ज्योमेट्री का डिस्कवर कर रहे थे, धीरे 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 बच्चों वो चीज वो अपनी आगे आने वाली जेनरेशन के लिए सेव नहीं कर पा रहे थे, सो दैट उनके आने वाली जेनरेशन भी उन सारे कॉन्सेप्ट्स का फायदा उठा सके और उनको पता चल सके अबे यार ये तो ज्योमेट्री का ही पार्ट है। गेटिंग माय पॉइंट। तो भैया जैसे तुम्हें आज पता है कि यार 2 + 1 = 3 होता है, तुम लड़ोगे नहीं इस बात पे, तुम कहोगे कि हाँ सर होता है। सर ये कौन सी बेसिक वाली बात है सर, हमारी क्लास फर्स्ट में सेकंड में मैम ने सिखाया है ना। बच्चों उनका सोचो, उनको जब 1 + 1 = 2 पता चला होगा तो उनको किसने सिखाया होगा? कोई सिखाने वाला नहीं था, बेचारे लगे रहते थे। क्या हो रहा है कि
प्लैनेट टू प्लैनेट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है भैया, ज्योमेट्री की मदद से कर रहे हैं। सन की दूरी पता करनी है, ज्योमेट्री की मदद से कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो चीज़ वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड वो यूज़ कर रहे हैं, जो वो अपनी फील्ड्स को बचाने के लिए, जो रिवर ओवरफ्लो हो रही है उन पानी से, उस एक्स्ट्रा पानी से, उस फ्लड वाले पानी से अपनी फील्ड्स बचाने के लिए, अपने घर बचाने के लिए जो सीवेज सिस्टम बना रहे हैं, वो जो नालियाँ बना रहे हैं, नाले बना रहे हैं। भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले थे ना नाले वगैरह, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम। अब उनको थोड़ी ना पता था कि भैया ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। गेटिंग माय पॉइंट? तो लेकिन उनको सिस्टम सारे ही पता था कि यार यहाँ से खुदाई करनी है, यहाँ से अपन को नाला बनाना है, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ हमें एक बाथ टब बनाना है, यहाँ पर पानी भरा जाएगा नहाने के लिए। ये सब क्या है? दीज ऑल आर दी पार्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। पर बेचारों को ये पता नहीं था कि हम उसको सेव कैसे करें, हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रखें कैसे। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो बेचारे सेव नहीं कर पाए, और जो 2 4 8 10 मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने सेव किया, तो उनकी बुक्स या तो मिस हो गई, खो गई, या अनयूज्ड रह गई, है ना। तो भैया अब हम इस चैप्टर के मदद से हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली किसकी? यूक्लिड्स ज्योमेट्री की, मैथमेटिक्स की हिस्ट्री। बहुत मजेदार होगी बच्चों, ये कहानी की तरह सुनो, मजा आएगा। तो मैं इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है ना बच्चों, 2 टाइप की चीजें हैं। एक है तुम्हारे 5 पॉस्ट्यूलेट्स, और भैया 7-8 तुम्हारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, एक्सियोम्स या एग्जाम्स कुछ भी पुकार सकते हो। पॉस्ट्यूलेट्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स क्या होते हैं, यही हम डिस्कस करेंगे आगे, मैं बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल हम इस पूरे वीडियो को एक मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री के व्हाट वी कैन कॉल हिस्ट्री, उसका इतिहास बोल सकते हैं कि सर इसका इतिहास रहा क्या। बेसिकली इसमें इतिहास ही पढ़ना है अपन को। ठीक है, इसमें अपन को हिस्ट्री ही पढ़नी है कि ज्योमेट्री की हिस्ट्री क्या रही। यूक्लिड भैया कौन थे, यूक्लिड से पहले कौन कौन आए, है ना, यूक्लिड ने क्या काम किया, यूक्लिड क्यों फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से फेमस हो गए, जबकि यूक्लिड के पहले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ज्योमेट्री पे काम कर रखा था। ठीक है, लेकिन यूक्लिड ही क्यों, है ना। तो चलो अब अपन इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और चलते हैं बच्चों अपन अपनी पहली स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो भैया ये रहा हमारा पहला स्लाइड। हम पॉइंट्स में चीजें डिस्कस करेंगे बच्चा। द वर्ड ज्योमेट्री, भैया ज्योमेट्री का मतलब भी तुम्हें पता होना चाहिए। ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो प्लस मेट्री या मैट्रिन, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। जियो का मतलब तुम्हें पता है यार, जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है योर अर्थ, आपका प्लैनेट। और मैट्री या मैट्रियन जो भी आपको पढ़ना है बच्चों, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री घूम फिर के तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट पर ले आती है कि अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, रॉक्स है, रिवर्स है, माउंटेन्स हैं, ठीक है, तुम्हारे ट्रीज है, कुछ भी चीज हो भैया, अगर आप उसके नापतोल की बात कर रहे हो, अगर आप उसके मेजरमेंट की बात कर रहे हो, तो आप अनइंटेंशनली ही सही, आप अननोइंगली ही सही, पर आप ज्योमेट्री का ही हिस्सा पढ़ रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे सामने कैमरा लगा है, मैं इसका वॉल्यूम पता करूं, मैं इसका डायमेंशन पता करूं, तो भैया क्या कर रहा हूं यार, मैं ज्योमेट्री का ही तो पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, मैं ज्योमेट्री में ही तो कूद गया, है ना। तो भैया ज्योमेट्री का मतलब है जियो प्लस मैट्री, दैट इज योर अर्थ एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट, अर्थ का कोई भी हिस्सा मेजर करो, है ना। सिविलाइजेशंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही थी, फ्लड वाली, तो भैया वो अर्थ का ही तो हिस्सा है ना। पानी हुआ, रिवर हुआ, ये अर्थ का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो भैया दूसरा, ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ द मेजरिंग लैंड। जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी ज्योमेट्री पढ़ने की बच्चों, वो थी जमीन का बंटवारा। ओल्ड सिविलाइजेशंस में ज्योमेट्री का मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो ओरिजिनेशन, ओरिजिनेट कैसे हुई। तो ज्योमेट्री की ओरिजिनेशन या ओरिजिनेट ज्योमेट्री भैया ऐसे हुई कि क्या होता था कि पुराने ज़माने में कई ओल्ड सिविलाइजेशंस में मेरे प्यारे बच्चे, ज़मीन का बंटवारा पे लड़ाइयाँ हो जाती थी कि यार तुम्हें ज़्यादा मुझे कम मिल गया, तो उसमें भी उन्होंने ज्योमेट्री का पार्ट लिया, ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, ज्योमेट्री का यूज़ किया कि भैया चलो यार तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो, है ना। पानी भर रहा है ज़मीनों पर, लो भैया ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, तुम इतनी हाइट की वॉल बनाओ, तुम इतनी हाइट की वॉल बनाओ, तुम्हारी फील्ड में पानी नहीं घुसेगा, तुम्हारी फील्ड में भी पानी नहीं घुसेगा। गेटिंग माई पॉइंट, है ना। अब वीट का हीप बना
बना रहे हैं, एक गट्ठा बना रहे हैं गेहूं का। भैया फार्मिंग तो बहुत पुरानी चीज है ना, बहुत पहले से चली आ रही। भैया वो गट्ठा कैसा बना है, फैला के रख दें क्या? नहीं, कोनिकल फॉर्म में। तुमने देखा होगा वीट जो है, गेहूं जो है, वो कोनिकल फॉर्म में उसका हीप बना के रखा जाता है ना। तो क्या मतलब हुआ इन सब चीजों का? भैया जाने अनजाने में जो चीजें वो यूज कर रहे थे अपनी डेली लाइफ में, वो ज्योमेट्री का ही हिस्सा है। घूम फिर के यार तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें ज्योमेट्री हर जगह दिखेगी। ज्योमेट्री छोड़ो यार, मैथ्स हर जगह दिखेगी तुम्हें, है ना। लोग कहते हैं ना देयर इज नो डेली यूज ऑफ मैथ्स। भाई डेली यूज ऑफ मैथ्स लाइज इन ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी में मैथ्स घुसी पड़ी है, बस आपको दिखती नहीं है ना। तो चलो सर, थर्ड पॉइंट क्या है? दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वाज स्टडीड इन वेरियस फॉर्म्स इन एवरी एंशिएंट सिविलाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ज्योमेट्री है, ये पुरानी सिविलाइजेशंस में बहुत अलग अलग तरह से पढ़ी गई है, बहुत अलग अलग तरह से एक्सप्लोर की गई है, यूज की गई है। और बहुत सारी सिविलाइजेशन, एक आध दो नहीं बेटा, बहुत सारी सिविलाइजेशंस में इसका यूसेज हुआ है। जैसे बी इट इन इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इनकास एक्सेट्रा। बहुत सारी सिविलाइजेशंस है। चाइनीज सिविलाइजेशन ले लो, बेबीलोन सिविलाइजेशन ले लो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन ले लो, हड़प्पन सिविलाइजेशन ले लो। भाई इतनी सिविलाइजेशंस रही हैं, वहां सारे के सारे साक्ष्य मिले हैं, सारे के सारे इवेंट्स मिले हैं, भैया प्रूफ मिले हैं कि यार यहां के लोगों ने जब यहां रहते थे, इन्होंने ज्योमेट्री का भरपूर इस्तेमाल किया, इन्होंने नाप तौल का भरपूर इस्तेमाल किया, है ना। तो भैया ये ध्यान रखना, द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन फेस्ड सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताई ना मैंने कि भैया पानी भर रहा है फ्लड का, कैसे बचाएं? लो भैया ज्योमेट्री ही यूज करो, है ना। भैया गेहूं की जो फसल है काटी है, उसको रखें कैसे? यार ऐसे ही तो रख नहीं सकते, चलो हीप्स बना लेते हैं कोनिकल फॉर्म में, है ना। भैया उनको बाउंड्रीज बनानी है, पानी नाली से पानी बहाना है तो नाली बनाने के लिए चलो एक काम करो, नाप तौल करके नालियां बनाते हैं, नाले बनाते हैं, सीवेज सिस्टम बनाते हैं। तो सिविलाइजेशंस की तमाम प्रॉब्लम्स रही यार, भयंकर प्रॉब्लम्स रही। उन सबका समाधान कैसे निकला? उन सबका समाधान घूम फिर के भैया आ गया ज्योमेट्री पे। अभी यूक्लिड भाई साहब नहीं आए, अभी यूक्लिड को आने में थोड़ा टाइम है, ठीक है। ठीक है भैया, ये सारी बात हो गई। अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, भाई तुमने थेल्स का नाम सुना होगा, क्लास 10th में जब आओगे तो तुम थेल्स थ्योरम भी पढ़ोगे, बहुत फेमस थ्योरम है, ठीक है। अभी अपन आगे की बात कर लेते हैं। एक मैथमेटिशियन, और एक बात ध्यान रखना बेटा, ग्रीक्स का बहुत बड़ा हाथ है ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स में, याद रखना ग्रीक्स बहुत आगे हैं मैथमेटिक्स में। बाकी जितने भी सिविलाइजेशन रहे, इंडियन सिविलाइजेशन या कोई भी सिविलाइजेशन, जितने भी लोग रहे अलग अलग कंट्रीज के, सबसे ज्यादा कार्य या सबसे ज्यादा दिखावटी मैथमेटिक्स ग्रीक्स के पास है। ग्रीक्स बहुत फेमस है इन सब मामलों में, ठीक है। अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। अब काहे का प्रूफ दिया था थेल्स भाई साहब ने? थेल्स भाई साहब जो एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, वे भाई साहब आए और उन्होंने सबसे पहले एक प्रूवन स्टेटमेंट दिया, एक प्रूवन ज्योमेट्री का प्रूवन चीज प्रूफ करके दिखाई। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा कि यार तुम एक पॉइंट रख लो, जैसे यहां पर मैंने एक पॉइंट रखा ही है, और वो कह रहा है इस पॉइंट से तुम एक लिमिटेड लाइन या डिस्टेंस ले लो, जैसे ये डिस्टेंस ले लिया, ये O है और ये A है। अब वो कह रहा है अगर आप इस पॉइंट से घुमा दो, इस पॉइंट में तुमने कील लगा ली, इस पॉइंट में तुमने रोप लगाई और इसको घुमा लो, तो आपका एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस सर्किल बनाने का थेल्स भाई साहब ने दिया था। और उसी के बाद थेल्स ने और बोल दिया कि जब तुम सर्किल कंप्लीट कर लोगे, इसी लाइन को जो तुमने लाइन बनाई उसको पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ये पोर्शन हमारा डायमीटर कहलाएगा। ये थेल्स भैया ने बताया था कि भैया यही डायमीटर होगा और ये तुम्हारे सर्किल को बाइसेक्ट कर देगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल। तो ये किसने बताई थी चीज? थेल्स भाई साहब ने, याद रखना, ठीक है। थेल्स भाई साहब ने आपको सबसे पहले क्या बताया सर? थेल्स भाई साहब ने बताया कि आप सर्किल को बना सकते हो एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट की मदद से, ठीक है। एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट की मदद से आप घुमा दो, सर्किल बन जाएगा। और उसी घुमावदार पोर्शन जो भी चीज बनी थी, अगर आप जो लाइन बनाई उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो तो डायमीटर बनेगी, और डायमीटर सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। आई होप मजा आ रहा होगा। इसको कहानी की तरह सुनो, कहानी की तरह, तब और मजा आएगा, ठीक है। अ ग्रीक मैथमेटिशियन, ये तो हो गया, ठीक है। ठीक है। प्रूफ वॉज ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्किल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। डायमीटर से सर्किल दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएगा, ये थेल्स भाई साहब ने बताया था।
चलिए भैया नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं थेल्स के बाद जो बात की जाएगी, थेल्स के ही शिष्य, थेल्स के ही एक शिष्य ने, थेल्स के ही एक स्टूडेंट ने, पपिल या उसका अनुयायी बोलते हैं शायद हिंदी में, उसका विद्यार्थी जो उससे मैथ सीखता था या उससे नॉलेज लेता था। भैया थेल्स का एक विद्यार्थी रहा, उसका एक स्टूडेंट रहा जिसको पाइथागोरस कहते हैं। और पाइथागोरस तो भाई बहुत फेमस है, रग रग में बसा हुआ है मैथ्स की, है ना। पाइथागोरस थ्योरम तो याद है ना, वही पाइथागोरस। तो भैया पाइथागोरस की बात क्यों हो रही है यहाँ देखो, थेल्स का मामला निकल गया। थेल्स गाय सबसे पहले प्रूवन स्टेटमेंट थेल्स ने बताया था, ठीक है। पूरा ज्योमेट्री का इतिहास पढ़ रहे हैं बच्चों अपन। अब थेल्स के बाद बात करते हैं हम पाइथागोरस की। तो भैया पाइथागोरस चले आए और पाइथागोरस ने क्या बोला, देखो गौर से। Whom you have heard about, Pythagoras and his group discovered many geometrical properties and developed the theory of geometry to a great extent। भाई साहब पाइथागोरस और पाइथागोरस के साथी, पाइथागोरस और पाइथागोरस के साथी, हिज ग्रुप, ऐसा नहीं है टीम के साथ चलते थे भाई पहले भी। तो भैया पाइथागोरस की एक पूरी रिसर्च टीम थी, उनके साथी थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर करे कि भाई साहब ये फेमस हो गए, ये फेमस हो गए ज्योमेट्री से रिलेटेड। इन्होंने इतनी सारी चीजें, इतनी सारी थ्योरीज तुम्हारे सामने पटक दी, ग्रेट एक्सटेंट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, कि अच्छा खासा फेमस हो गया बंदा। कौन, पाइथागोरस और उसके दोस्त लोग, उसके ग्रुप वाले, ग्रुप मेंबर, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल 300 BC। एट दिस टाइम यूक्लिड, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, कलेक्टेड ऑल द नोन्स। अब आ गए भैया यूक्लिड, थेल्स पढ़ लिया, पाइथागोरस पढ़ लिया। अब इन लोगों से गलती पता क्या हुई थी, थेल्स और पाइथागोरस से, इनकी किताबें जो थी, लिखी होंगी या नहीं लिखी होंगी, जो किताबें थी ना यार, वो फेमस नहीं हो पाई, वो वायरल नहीं हो पाई, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई। इस बात का फायदा उठाया हमारे यूक्लिड भाई साहब ने। अब हमारे यूक्लिड भाई साहब आए, ठीक है। पाइथागोरस और उनके टीम के बाद जो प्रोसेस शुरू हो रहा है वो यूक्लिड का शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है। एट दैट टाइम, जब तक 300 BC तक, भैया 300 BC तक पाइथागोरस और उनकी टीम ने खूब सारे इन्वेंशंस किए, खूब सारी चीजें डिस्कवर करी, ज्योमेट्री से रिलेटेड खूब थ्योरीज दी उन्होंने। लेकिन यार पता इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था उन चीजों को। वो कहते हैं ना कि तुम चाहे जितने अच्छे अच्छे वीडियोस बना लो यूट्यूब पे, तुम डालते रहो डालते रहो डालते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारे डालने का प्रोसेस सही नहीं होगा तो वायरल नहीं हो पाएंगी वीडियोस, है ना। तो ऐसे काम तो भाई साहब बहुत किया इन्होंने, काम तो पाइथागोरस लोगों ने बहुत किया, लेकिन यार वो स्पाइक नहीं मिल पाई, फेमस नहीं हो पाए, इतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाए। हो गए थे थेल्स से तो ज्यादा ही फेमस हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे 300 BC का टाइम आसपास, 300 BC के आसपास का टाइम आया बच्चों, उसी टाइम यूक्लिड उत्पन्न हो गए, मतलब पैदा नहीं हो गए, यूक्लिड आ गए, वायरल हो गए। यूक्लिड ने क्या किया कि भैया यूक्लिड ने अपनी भी कुछ थ्योरीज, भाई उनने भी काम करा, और पुराने जो डिस्कवरर्स थे उनकी भी थ्योरीज को इकट्ठा किया, उन्होंने कोलैबोरेट किया, उन्होंने कंपाइलेशन बनाया। भैया उन्होंने क्या किया, अपनी भी थ्योरीज, जो उनकी डिस्कवरीज थी, उनकी थ्योरीज थी मैथ से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो भी, और पुराने कंपाइलेशन भी, पुरानी भी जो जो चीजें उन्हें मिल सकी, ऑल्दो ज्यादा नहीं मिल पाई होंगी लेकिन मिली होंगी, उन्होंने क्या किया, ही कलेक्टेड ऑल दोज थिंग्स। इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर थे, टीचर थे, ठीक है, यूक्लिड। तो भैया इन्होंने अलेक्जेंड्रिया जो इजिप्ट में रहे थे, ये इन्होंने कलेक्ट करी अपनी ऑल द नोन वर्क्स, उस टाइम जो जो काम ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके थे, ऑलरेडी नोन वर्क्स थे, उन्होंने डिस्कवर करी हुई चीजें भी इकट्ठा करी, एंड अरेंज्ड इट इन फेमस ट्रेजराइज बुक। भैया उन्होंने अरेंज कर दी, उन्होंने एक बुक बना दी उसकी, उन्होंने अच्छे से अरेंज करी चीजें। अब देखो सबसे पहले थेल्स भाई साहब आए, उन्होंने थ्योरीज दी, उन्होंने डिस्कवरीज करी। उनके बाद पाइथागोरस भैया आए, उनकी टीम आई, उन्होंने भी काफी चीजें डिस्कवर करी। बस उनका रखने का अंदाज अच्छा नहीं था, उनका चीजों को, थ्योरीज को रखने का, सेव रखने का अंदाज अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी थ्योरीज मिसिंग फॉर्म रह गई, मतलब मिस रह गई, मिस यूज रह गई, कोई अच्छे से यूज नहीं हो पाई, या खो गई उनकी बुक्स, उनकी थ्योरीज।
ये ढूंढने का काम करा यूक्लिड ने। अच्छे से मस्त एक मोटी सी बुक बनाई इन्होंने, जो ऑलरेडी चीजें डिस्कवर थी उनको भी लिया और अपनी भी कुछ चीजें उन्होंने ऐड करी, ठीक है। और ट्रेटाइज का मतलब यह ट्रेजर जैसी बुक, ट्रेजराइज बुक, मतलब एक ट्रेजर को हिंदी में क्या, खजाना, मतलब उन्होंने एक तरह से खजाना इकट्ठा कर लिया, मतलब पुरानी चीजें इकट्ठा की, अपनी भी चीजें इकट्ठा की, कंपाइल करके एक बुक लिख ली और बुक खजाना ही मान लिया उन्होंने कि भैया ये खजाना है। बेसिकली पुरानी चीजें जब आपको मिलती है ना तो उनका कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो ये खजाने वाली बुक थी ये, ठीक है। तो भैया उन्होंने एक बुक को कंपाइल किया बच्चों, और अपने आप में वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट रही, खजाना पुकारा उसको, ठीक है। अभी उस बुक का नाम हम सब जानेंगे, पहले 6th पॉइंट पढ़ लेते हैं। सर, यूक्लिड वाज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। जैसा ऑलरेडी लिखा हुआ है, अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में पड़ता है, वहां पर यूक्लिड एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, ठीक है। मैथ्स पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे। पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। और भैया याद रखना, जीके देखा, जनरल नॉलेज भी आ गई यहाँ, हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, प्योर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी हो गई, इंग्लिश भी हो गई, और लो भैया फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि यहां पर जनरल नॉलेज भी हो गई कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तुम्हारा आंसर होगा यूक्लिड, ठीक है। तो यूक्लिड भैया अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में एक छोटे से स्कूल में मैथमेटिक्स के टीचर थे। इनको प्यार से फादर ऑफ ज्योमेट्री पुकारा जाता था, जाता है, और हमेशा पुकारा जाता रहेगा। He introduced the method of proving mathematical results by using deductive logical reasoning and his previously proved results. अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मैथ्स के नए नए कॉन्सेप्ट्स को लाए, एज वेल एज प्रूविंग भी दिखाई इन्होंने। और कैसे प्रूव करते थे नई नई चीजें मैथ्स से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड? बच्चों ये प्रूव करते थे पुराने प्रूवन रिजल्ट्स के बेसिस पर, जो पुराने लोगों की थ्योरीज उठाई, जो अपनी थ्योरीज दी हैं, है ना भाई। लॉजिकल रीजनिंग, दिमाग का भी उपयोग। ऐसा नहीं है कि भैया 2 + 1 = 3 है, आपने विश्वास कर लिया, खैर इस पे तो अपन लड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चीजें तुम सोचो यार, उस टाइम के लोगों के पास चीजें लिखी हुई नहीं हुआ करती थी, उनको मतलब उनके पास ज्योमेट्री की नॉलेज पहुंचना बहुत बड़ी बात है ना। उनके पास, उन नॉर्मल लोगों के पास ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स की नॉलेज, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके थ्योरीज पहुंचना एक अपने आप में सराहनीय काम है ना। इट शुड बी अप्रेज्ड। तो भैया अपन का क्या है, जीशान सर के स्टूडेंट हो तुम, तो जीशान सर तुम्हें समझा रहे हैं, है ना। तुम अपने मैथ्स टीचर से पढ़ लोगे, भैया उनने अपने टीचर से पढ़ा होगा, बुक से पढ़ा होगा, अपने पास पूरा रिसोर्स भंडार पड़ा हुआ है। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, मुंह की बातें थी, है ना, कि भैया मैंने मुंह से बोल दिया, तुमने सुनिया, मैंने 10 चीजें तुम्हें बताई, तुमने लिखी नहीं, तुमने 8 चीजें उसे बताई, 2 भूल गए, 8 में से 6 चीजें उसने पास करी, 2 वो भूल गए, ऐसे आगे चलते चलते चीजें खत्म। क्योंकि लिखना नहीं हुआ था ना उस टाइम, लिखा नहीं जाता था। मेन काम यूक्लिड ने लिखने का, कंपाइल करने का, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। तो भैया ये अपने नए नए कॉन्सेप्ट्स, पुराने कॉन्सेप्ट सारे के सारे लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर प्रूफ भी करके दिखाते थे, प्रीवियसली प्रूव रिजल्ट्स, ठीक है। ही कलेक्टेड ऑल, अब ये है मेन पॉइंट बच्चों, ये तुम्हें याद रखना है 8th वाला, कि भैया इन्होंने क्या किया। ही कलेक्टेड ऑल हिज वर्क इन अ बुक, हिज वर्क एज वेल एज द वर्क ही फाउंड प्रीवियसली, जो उनको पिछले लोगों के काम मिले थे ना, वो भी इन्होंने अपना काम और पुराना मिला हुआ सारा काम उन्होंने एक बुक में कलेक्ट किया। उस बुक का नाम था बच्चों एलिमेंट्स। ही कॉल्ड द बुक एज एलिमेंट्स। इन्होंने, अब तुमसे पूछ लिया जाए व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय यूक्लिड, भैया आंसर हो गया एलिमेंट्स। अपन अब बुक नहीं बोलेंगे उसको, अपन एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इन्होंने एलिमेंट नाम की एक मोटी किताब लिखी, एलिमेंट वी आर कॉलिंग नाउ। उस एलिमेंट नाम की किताब में इन्होंने 13 चैप्टर्स रखे, 13 चैप्टर्स रखे। लेकिन ये चैप्टर्स को चैप्टर्स नहीं पुकारते थे, ये उन चैप्टर्स को बुक्स पुकारते थे। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, बुक हो गई मोटी सी, उसमें 13 बुक्स हैं, 13 चैप्टर्स नहीं है। मतलब दिस इज एन एलिमेंट, मैंने ऐसे किताब पकड़ रखी है। अब उस किताब को हम बुक नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज एन एलिमेंट, कि भैया ये यूक्लिड की लिखी हुई एलिमेंट है। बेटा इसमें कितने चैप्टर्स हैं? तो तुम कहोगे नहीं सर चैप्टर्स नहीं, इसमें 13 बुक्स हैं, इसके 13 हिस्से हैं इसके अंदर।
उन हिस्सों को इन्होंने चैप्टर नहीं बोला, उन हिस्सों को इन्होंने बुक बोला, मतलब बुक के अंदर बुक। बुक का नाम एलिमेंट, एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 13 चैप्टर्स, दोस चैप्टर्स आर नॉट कॉल्ड एज चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को बुक्स पुकारते थे वो, ठीक है। तो भैया एक बुक, दो बुक, तीन बुक, एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर नहीं, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बुक्स थी एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो भैया ये तो हो गए हमारे 8 पॉइंट्स बच्चों। अब यूक्लिड ने कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी थी, वो 8 पॉइंट हिस्ट्री खत्म हो गई, ठीक है, यूक्लिड की हिस्ट्री खत्म हो गई। लेट अस टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन व्हिच यूक्लिड गेव। यूक्लिड ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी थी, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। Euclid thought that the geometry is an abstract model of the world which can be seen around us, which can be seen around us होगा, like the notion of the line, plane, surface। देखो यार ये सब तो बकवास है, ये सब तो बकवास है। अब बेसिकली इनकी बात कर ले। यूक्लिड ने बेसिकली अपन को मोटे मोटे डेफिनेशन 7 पॉइंट्स दिए। ये डेफिनेशंस हैं, ये एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स नहीं है, सुन लो, ये बेसिक्स हैं, ठीक है, ये बेस है, ये जड़ है। यूक्लिड ने कहा एनीथिंग विच हैज नो कंपोनेंट इज कॉल्ड अ पॉइंट। उन्होंने कहा कि भैया ज्योमेट्री का सबसे पहला हिस्सा है पॉइंट, और ये सही बात है बच्चों। तुम कोई भी चीज बनाओगे, मैंने कहा ट्रायंगल, तो तुम कैसे बनाओगे? तुम सबसे पहले पेंसिल को रखोगे ना, तो पॉइंट बन गया, फिर लाइन बनाओगे, फिर लाइन, फिर लाइन। तो पॉइंट ज्योमेट्री की शुरुआत है। यूक्लिड ने बता दिया था पॉइंट सबसे ज्यादा और सबसे पहला चीज है जो ज्योमेट्री का व्हाट वी कैन से ज्योमेट्री को बनाता है, ज्योमेट्री का पहला स्टेप है ना। और भैया इसके पास कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब इसकी ना ही लेंथ होती है, ना ही इसकी ब्रेथ होती है, और ना ही इसकी हाइट होती है। अ पॉइंट इज डायमेंशनलेस, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है ना। दूसरा भैया क्या है? दूसरा है अ लेंथ विदाउट ब्रेथ इज कॉल्ड अ लाइन। भैया इन्होंने कहा कि अगर तुम एक पॉइंट रख के और दूसरी पॉइंट रख के लेंथ बना दो, लेंथ डिस्टेंस बना दो, ये लेंथ क्या है? ये सिर्फ लेंथ है, दिस इज ओनली लेंथ सर, ये सिर्फ लेंथ है मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज ओनली लेंथ सर, ये सिर्फ लेंथ है। क्या इसकी ब्रेथ है? नहीं है। क्या इसके पास हाइट है? नहीं है। सिर्फ ऐसी चीज जिसमें लेंथ हो बच्चों, इसको यूक्लिड ने कह दिया ये एक लाइन होती है। अ लाइन इज अ थिंग विच हैव लेंथ बट डू नॉट हैव ब्रेथ एंड हाइट। ब्रेथ और हाइट नहीं होती। अ लेंथ विदाउट ब्रेथ इज कॉल्ड एज अ लाइन, ये लाइन हो गई, ठीक है भैया, बात क्लियर है। तीसरी चीज, the end points of any line are called as points which make it line segment। भैया अगर ये जैसे लाइन सेगमेंट है, देखो लाइन में क्या होता है बेसिकली, अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो लाइन इज समथिंग लाइक दिस, ऐसी होती है। एक पॉइंट यहां आ गया और एक पॉइंट यहां आ गया, ये है जैसे, अरे यार ये क्या हो गया, ये नीचे जो बनी है ना, ये है लाइन, ये है लाइन, ये जो बना के दी है। दोनों तरफ से लाइन क्या होता है ना, इधर भी चली जाती है, इधर भी चली जाती है, लाइन लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अगर तुम लाइन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बना दो, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, तो यही लाइन जो यहां से एरो बने थे भैया, अब वो लाइन सेगमेंट कहलाएगी। इट विल बी कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका लिमिटेड लेंथ होती है, ठीक है। एरो नहीं लगे हैं इसके दोनों तरफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन। बच्चों ये भी एंड पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है। जरूरी नहीं है कि यहां से स्टार्ट होके यहां जा रही हो, यहां से स्टार्ट होके यहां भी आ सकती है। दोनों को एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर दो एंड पॉइंट है उनको मिला दोगे तो वहां बनेगी लाइन सेगमेंट, ठीक है सर। If a line lies evenly with the points on itself, then it is called a straight line। बहुत बेसिक सी चीज है, इन्होंने बहुत बेसिक सी डेफिनेशन दी है। क्या अभी धीरे धीरे तुम कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, सर ये तो ऑलरेडी नोन है, सारी चीजें पता है सर, क्या बोर कर रहे हो? भले ही बोरिंग चैप्टर हो भाई, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, है ना। तो सर ऐसे ही करके इन्होंने अपने पूरा 5वां स्टेप क्या है, 5वां पॉइंट है, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली इज कॉल्ड अ सरफेस। ये अच्छा है यार,
ये अच्छा है, ये तो कई लोगों को पता हो के भी नहीं पता होता है। इन्होंने कहा कोई भी चीज हो जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, बस जैसे ये है बच्चों, ये लेंथ हो गई, दिस इज लेंथ एंड दिस इज बच्चों ब्रेथ। जैसे तुम्हारा पेज हो गया, जैसे ये पेपर है बच्चों, दिस इज अ शीट, पेपर शीट है ना, ये शीट है, इसकी ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। तो भैया ये क्या है? दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ प्लेन। हम इसको क्या बोल सकते हैं? सरफेस। वी विल कॉल इट एज अ सरफेस। ठीक है, तो सर जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है हम उसको क्या बोलते हैं? सरफेस। वी कॉल इट एज सरफेस। ठीक है, ये सरफेस होता है। लेंथ और ब्रेथ का होना विल क्रिएट अ सरफेस। क्लियर बात? ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, और सरफेस की जो एजेस होती हैं, एजेस का मतलब है ये वाली, ये और ये यहां तक। ठीक है, ये और ये और ये और ये। तो भैया ये हो गई लाइन, ये हो गई लाइन, ये हो गई लाइन, ये हो गई लाइन। वैसे मेरे हिसाब से इट शुड बी लाइन सेगमेंट, है ना। किसी भी सरफेस के एजेस जिनकी मदद से वो सरफेस बना, उनको लाइंस या लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इन्होंने ये चीज भी क्लियर करी। A plane surface is a surface which lie evenly with the straight line on itself. Okay, भाई बहुत आसान है। देखो, a plane surface, इसको इरेज कर दूं मैं। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. देखो यार, सिंपल सी बात है, तुमने स्ट्रेट लाइन बना दी, जैसे ये बना दी, जैसे अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी ना। तो बच्चों यार ये इवनली इसके आजू बाजू जो भी चीजें हैं, जो भी चीज है स्ट्रेट लाइन के आजू बाजू में जो भी पोर्शन है यार, उसको तुम प्लेन पुकार सकते हो। यू कैन कॉल इट इज अ प्लेन। प्लेन का मतलब है सरफेस, है ना। प्लेन मीन्स अ पोर्शन, अ सरफेस विच इवनली लाइज, विच इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आपको दिख रहा है सामने। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, ऐसी लाइन बना दी मैंने, अब इसके इस तरफ क्या है? प्लेन। इसके इस तरफ क्या है? प्लेन। बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इतनी टेंशन नहीं लो, ये तुम्हें नहीं करना है याद, तुम्हें याद करना है, तुम्हें लर्न करना है पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही चीजें सर इंपॉर्टेंट है। चलिए सर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भैया यहां हम एक्साम्स समझ लेंगे कि एक्सियोम्स होते क्या हैं। एक्सियोम्स होते क्या हैं? जो 7-8 एक्सियोम्स यूक्लिड ने दिए थे वो अगले वीडियो में समझाएंगे हम, वो अगले वीडियो में वी विल डिस्कस। जो यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स दिए थे 5, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे एक्सियोम्स क्या होते हैं। व्हाट आर एक्सियोम्स, व्हाट आर पोस्टुलेट्स, बस इनका हम एक तरह से इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है सर, व्हाट आर एक्सियोम्स? भैया एक्सियोम एक रूल है, एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मैंने बोला द सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। भरोसा है ना मुझ पे, इस स्टेटमेंट पे? क्या बोला मैंने कि भैया ईस्ट से उगता है, वेस्ट में डूबता है सन। क्लियर बात है? ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला ना तुमसे, ये बिना सोचे बिना समझे तुम कहोगे हाँ सर दिस इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। क्या हो गया? एक्सियोम। मैंने बोला बच्चों दैट इन स्पेलिंग ऑफ माय नेम आई हैव 7 लेटर्स। हाँ भाई सही बात है। मैंने बोला 2 + 1 = 3। सही बात है। तुम इसमें प्रूफ मांगोगे क्या? 2 + 1 = 3 में तुम क्या कहोगे? सर प्रूफ करके दिखाओ। एक तमाचा घलेगा सही हो जाओगे, है ना यार। क्या प्रूफ मांगोगे? ऐसी चीजें बच्चों जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, वो ट्रू अपने आप में होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स दैट आर जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, ठीक है, उनको हम एक्सियोम्स बोलते हैं बच्चों। द assumptions, अज्यूम भी कर लिए जाते हैं कई बार एक्सियोम्स। द assumptions which are obvious universal truth। एक्सियोम्स वो सच्चाई है जो यूनिवर्सल है। जैसे मैंने अभी सन वाला आपको एग्जाम्पल दिया ना, मैं बोलता हूं टुमारो इट विल बी ट्यूसडे। भाई आज मंडे है, कल तो ट्यूसडे हो गई होगा। प्रूफ मांगोगे क्या तुम इस बात का? नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। एक्सियोम्स आर ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट्स, दे डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ प्रूविंग। उनको किसी भी तरह की कोई प्रूविंग की आवश्यकता नहीं है, वो खुद में प्रूव्ड होते हैं बच्चों। दे आर सेल्फ प्रूवन। ठीक है, ओके
तीसरा, axioms are generally regarded as those universal true statements which are not directly related to geometry. अब जैसे मैं कहूं बच्चों, अब जैसे मैं कहूं बेसिकली कि भैया एक पॉइंट रख के आप एक लाइन बनाओ और उस लाइंस को घुमा के आपको सर्कल मिल जाएगा। सच्चाई बात है ना, दिस इज ट्रू, बिल्कुल सच बात है ना। लेकिन बच्चों ये जो मैंने बात बोली, ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, आपको इसमें प्रूविंग की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी प्रूवन। मैंने क्या बोला, अ सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ पॉइंट एंड रेडियस। मैंने बोला ना, सर्कल एक पॉइंट और रेडियस की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। बस बात इतनी सी है कि जो भी सच्चाई, जो भी ट्रू स्टेटमेंट, जो भी एक्सियोम ज्योमेट्री वाला होता है, हम उसको एक्सियोम में नहीं रखते हैं। है तो एक्सियोम, है तो एक्सियोम, ये एक्सियोम ही बोला मैंने, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है ना, सर्कल की बात हो रही है, सर्कल वाला एक्सियोम बता रहा हूं मैं, ज्योमेट्री वाला एक्सियोम बता रहा हूं बच्चों। ये एक्सियोम वाले पार्ट में नहीं आएगा, ये पोस्ट्यूलेट में आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ये पोस्ट्यूलेट में आ जाएगा। एक्सियोम्स तमाम पूरे संसार की कोई भी बात ऐसी कह दो जो सच हो, वो एक्सियोम है। तुम अपने घर की बात बोल दो, तुम दिन की बात बोल दो, ईयर की बात बोल दो, तुम सांप की बात बोल दो, तुम जिराफ की बात बोल दो, तुम लाइन की बात बोल दो, तुम ट्रीज की बात बोल दो, तुम सेल्स की बात बोल दो, तुम बैटरी की बात बोल दो, तुम फिजिक्स की बात बोल दो, तो इंग्लिश, हिस्ट्री, कोई भी बात बोल दो जो सच हो, जिसको प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े, वो एक्सियोम होगा। लेकिन अगर वही बात तुम बोलो, ऐसी सच्चाई, ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, तो फिर वो एक्सियोम नहीं होगा, फिर वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, फिर वो हो जाएगा पोस्ट्यूलेट। क्या हो जाएगा, इट विल बी पोस्ट्यूलेट। पोस्ट्यूलेट भी सच्चाई होती है, पोस्ट्यूलेट भी वही स्टेटमेंट्स है बच्चों जो सच होते हैं, विच आर यूनिवर्सली ट्रू, बस दे आर द ट्रुथ ऑफ मैथमेटिक्स ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी सच्चाई स्टेटमेंट वाली बात बोलोगे, दे विल बी रिगार्डेड एज पोस्ट्यूलेट। खत्म बात, ठीक, कोनो दिक्कत तो नहीं, वापस आ जाते हैं इसी पे, ठीक है, क्लियर बात। फिर से बता दे रहा हूं, एक्सियोम्स ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको किसी भी प्रकार की प्रूविंग की जरूरत नहीं होती मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, तमाम पूरी दुनिया, पूरे संसार, पूरे स्पेस, एलियन, यूएफओ, सैटेलाइट, कुछ के बारे में भी बोल दो जो सच हो, जो ट्रू हो। कुछ भी बोल दो तुम जो सच्चाई से भरा हो, जिसको ट्रू प्रूफ करने की जरूरत ना हो, वो एक्सियोम होगा। बस अगर तुम वही स्टेटमेंट, वही सच्चाई ज्योमेट्री से रिलेटेड बोलते हो, तो फिर वह एक्सियोम ना होके वो पोस्टुलेट हो जाएगा, ठीक है। ओके भैया, एग्जाम्पल, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये खुद में एक एक्सियोम है जो तुम्हें एक्सियोम्स पढ़ने ना, उसी का एक हिस्सा है। जैसे मैं कहूं तुमसे बच्चों, जैसे मैं तुमसे कहूं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं कहूं तुमसे A इज इक्वल टू B, ठीक है, मैंने कहा A इज इक्वल टू B। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, देखना। और मैंने कहा बच्चों M इज इक्वल टू B। अब गौर से देखना, A किसके बराबर है बच्चों, B के बराबर है। M किसके बराबर है बच्चों, B के बराबर है। ये दोनों इक्वल्स है ना, ये दोनों बराबर है ना। अगर कोई ऐसी चीज जो B के बराबर है, कोई ऐसी दूसरी चीज जो B के बराबर है, दोनों B के बराबर है, बोथ थिंग्स आर इक्वल टू B, तो बच्चों ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। A विल बी इक्वल टू M, सिंपल एज दैट। क्लियर बात है ना। जैसे अपन एक इक्वेशन पढ़े, A प्लस B इज इक्वल टू 21, और मैं यहां लिख दूं बच्चों M प्लस N इज इक्वल टू, वो भाई कहां चले गए, इसको इरेज करें, M प्लस N इज इक्वल टू 21। अब A प्लस B किसके बराबर है बच्चों, 21, 21। M प्लस N किसके बराबर है बच्चों, 21। इक्वल्स के बराबर जो चीजें होंगी वो भी इक्वल होंगी, है ना। तो A प्लस B जो 21 के बराबर था, और M प्लस N जो 21 के बराबर था बच्चों, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। वाई, बिकॉज बोथ ऑफ द थिंग्स आर इक्वल टू इक्वल्स। इक्वल्स के इक्वल में जो चीजें होंगी वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगी, सिंपल एज दैट, ठीक है।
तो भैया एक्सियोम्स बहुत आसान चीज है यार, बहुत बेसिक सी चीज है, बस तुम्हें लर्न करनी है। एक्सियोम के बारे में चीजें हमने देख ली। एक्सियोम्स क्या होता है, जो यूक्लिड भाई साहब थे उन्होंने 7-8 एक्सियोम्स दिए थे, ठीक है, वो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। फिर चलते हैं अपन पोस्टुलेट, अभी अपन वो डिस्कस करेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो भैया पोस्टुलेट्स की बात कर ली जाए। ये है भैया हमारे पोस्टुलेट के पोस्टुलेट्स होते क्या है। पोस्टुलेट्स कोई खास चीज नहीं बच्चों, एक्सियोम्स ही होते हैं एक तरह से, बस स्पेशल एक्सियोम्स, वो एक्सियोम्स, वो ट्रू स्टेटमेंट्स, वो अनडाउटेड वाली चीजें जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, बस बात खत्म, ठीक है। क्या सर एक्सियोम्स क्या होते हैं? एक्सियोम्स सर, एक्सियोम्स जो अभी हमने पढ़ रखे हैं, एक्सियोम्स क्या होते हैं? एक्सियोम्स आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रूवन। दे कैन बी फ्रॉम एनीथिंग, दे कैन बी फ्रॉम योर व्हाट डू वी कॉल, दे कैन बी फ्रॉम योर हिस्ट्री, दे कैन बी फ्रॉम योर इंग्लिश, दे कैन बी फ्रॉम योर सैटेलाइट्स, दे कैन बी फ्रॉम योर फादर मदर, अरे कुछ भी करो यार। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूं जैसे यू आर द सन ऑफ योर फादर एंड मदर, तो भाई सच है ना, इस पे यकीन तो कर लोगे ना, इस पे कोई डाउट तो होगा नहीं तुम्हें कि हाँ सन एंड डॉटर, हाँ यार हम तो अपने माँ बाप की ही औलाद हैं। प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी? नो नीड टू प्रूफ। भैया ज्योमेट्री वाला तो चीज नहीं बोली ना मैंने तो तुमसे रिलेटेड चीज बोली, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सियोम। अगर मैं वही एक सच्चाई, कोई सच स्टेटमेंट ज्योमेट्री से रिलेटेड बोल दूं तो बच्चों उस एक्सियोम को हम पोस्टुलेट बोलेंगे, फिर वो एक्सियोम नहीं होगा, वो पोस्टुलेट में चला जाएगा, ठीक है। तो पोस्टुलेट क्या होता है बच्चों? The assumption which are very specific in geometry, the things which are already proven and related to geometry, ठीक है। The basic facts which are taken for granted without any proof, ऐसे facts, ऐसी सच्चाई जिनको तुम मान लो कि सच है, बिल्कुल हाँ सर सच है, लेकिन ज्योमेट्री से रिलेटेड हो बच्चों, ठीक है, तो उनको बिना किसी प्रूफ के हम मान लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज पोस्टुलेट्स भाई साहब, ठीक है। ज्योमेट्री से रिलेटेड, बार बार ज्योमेट्री वर्ड आ रहा, इस पे गौर करना बच्चों। लाइंस, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, इन सब से रिलेटेड कोई भी सच्चाई भरा स्टेटमेंट आ जाए वो पोस्टुलेट होगा, ठीक है। पोस्टुलेट्स आर सिंपली एग्जाम्स ऑफ ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बता चुका हूं मैं तुम्हें। पोस्टुलेट्स आर सिंपली एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स एग्जाम्स या एक्सियोम्स ही होते हैं, बस ज्योमेट्री वाले एक्सियोम्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। भाई स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी लाइन या लाइन सेगमेंट के लिए, और दूसरे पॉइंट तक जाना पड़ेगा। भाई सही बात है ना, यू हैव टू स्टार्ट ड्रॉइंग योर व्हाट डू वी कॉल, आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिला दो, बन गई स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत है नहीं। ये एक्सियोम्स तो हुआ, पर प्रॉपरली एक्सियोम ना कह के हम इसको पोस्टुलेट बोलेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्री का पार्ट है। लाइन, पॉइंट्स, ट्राइंगल्स, एंगल्स, ये सब ज्योमेट्री में ही तो आता है ना, तो इसीलिए हम इसको ज्योमेट्री का ही हिस्सा मान के पोस्टुलेट बोलेंगे, एक्सियोम नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक तुम लोगों को समझ में आया होगा। सेशन लंबा जा रहा होगा, लेकिन भाई हिस्ट्री है मैथ्स की, यू हैव टू लर्न इट, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां लेट मी टेक अलविदा फ्रॉम यू ऑल, और मस्त मचाते रहो धमाल, याद करो, लर्न करो, समझो, पढ़ो, पढ़ाओ और अपने आप को आगे बढ़ाओ। जाते जाते एक चीज बोलना चाहता हूं बच्चों कि सेशन अगर मजेदार लगा हो तो कमेंट में जरूर रिव्यूज लिखा करो, फीडबैक दिया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ताकि उनको भी पता चले देयर इज अ क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल ऑन अड्डा 247, राइट। तो भैया अपन इस सेशन को करते हैं अलविदा, आगे वाले सेशन में जल्दी मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग, दुआ में याद रखना भाई, बाय।